कहानी की शुरुआत होती है और हमें क्रिस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। वह अपनी स्पेशल फोर्स की सर्विस पूरी करके 8 साल बाद अपने शहर आया था। वह घर जाने से पहले अपने शहर की सबसे बड़ी मिल के पास जाता है, लेकिन वहाँ जाकर वो देखता है कि वह मिल अब बंद हो चुकी थी। तभी उस शहर के शेरिफ की गाड़ी क्रिस के पास आकर रुकती है। उस शेरिफ का नाम स्टैन था। वह क्रिस को कहता है कि तुम इस शहर में नए लगते हो, लेकिन क्रिस कहता है कि मैं इसी शहर का हूँ। मैं अपनी स्पेशल फोर्स की सर्विस पूरी करने के बाद 8 साल बाद लौटा हूँ। इतना कहते स्टैन उसको पहचान जाता है, क्योंकि उस शहर के सभी लोग क्रिस को जानते थे। फिर स्टैन क्रिस से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। पहले तो क्रिस उसको मना करता है, लेकिन स्टैन के बार बार मनाने पर वो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है और उसकी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में क्रिस स्टैन से उस मिल के बंद होने की वजह पूछता है। स्टैन कहता है कि वो मिल पिछले 3 सालों से घाटे में चल रही थी, इसलिए उसके मालिक ने उसे बंद कर दिया। बातें करते करते वो लोग क्रिस के घर तक भी पहुंच जाते हैं। जाते समय स्टैन क्रिस से कहता है कि जल्द ही शेरिफ का इलेक्शन होने वाला है, इसलिए तुम भी मुझे ही वोट देना। क्रिस उसको आके कर अपने घर पर चला जाता है। वहाँ पर हम क्रिस की बहन और उसके मॉम डैड को देखते हैं। वो सभी लोग क्रिस को देखकर काफी खुश थे। फिर वह सभी लोग क्रिस को घर के अंदर ले जाते हैं। तभी क्रिस की बहन उसको बताती है कि मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम पीट है। तभी वहाँ पर पीट भी आ जाता है, लेकिन वो क्रिस को देखकर कुछ खुश नहीं था, क्योंकि अब उसको अपना रूम क्रिस के साथ शेयर करना होगा। फिर अगले दिन क्रिस जब घर की मरम्मत कर रहा था, तभी उसके बचपन का दोस्त रे वहाँ पर आता है। बातों ही बातों में क्रिस को पता चलता है कि उसके स्पेशल फोर्स में जाने के बाद रे बुरी संगत में पड़ गया था। इस वजह से वो ड्रग्स भी लेने लगा था, लेकिन अब उसने सब कुछ छोड़ दिया था। फिर रे क्रिस को बताता है कि सब दोस्तों को पता चल गया है कि तुम अब वापस आ गए हो, इसलिए सबने तुम्हें मैच खेलने के लिए बुलाया है। क्रिस भी उस मैच को खेलने के लिए मान जाता है, क्योंकि वह पिछले 8 सालों से अपने दोस्तों से नहीं मिला था। फिर रे और क्रिस मैच खेलने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ सभी लोग क्रिस को देखकर काफी खुश थे। तभी वहाँ पर हैमिल्टन नाम का एक आदमी आता है। हैमिल्टन भी क्रिस का बचपन का दोस्त था, लेकिन अब हैमिल्टन बहुत बड़ा आदमी बन चुका था, क्योंकि वह उस शहर के सबसे बड़े कैसीनो का मालिक था। वह अपने साथ अपनी टीम को भी लेकर आया था। उसकी टीम में उसका बॉडीगार्ड बूथ भी था। सबके आने के बाद वो लोग मैच शुरू करते हैं। वहाँ क्रिस देखता है कि हैमिल्टन का बॉडीगार्ड बहुत ही रफ गेम खेल रहा था और वो बार बार सबको घायल करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन फिलहाल वो उसको इग्नोर कर देता है। फिर कुछ ही देर में उनका मैच भी खत्म हो जाता है और हैमिल्टन जब घर जा रहा था, तब वो क्रिस और बाकी दोस्तों को अपने कैसीनो पर इनवाइट करता है और क्रिस भी उसकी बात मान जाता है और रात को वो सब लोग कैसीनो पर पहुंच जाते हैं, जहां वो लोग हैमिल्टन से मिलते हैं। वहाँ हैमिल्टन अपने एक आदमी से कहता है कि क्रिस मेरे बचपन का दोस्त है, इसलिए उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। फिर उसका आदमी क्रिस और बाकी सबको वीआईपी एरिया में ले जाता है। वहाँ क्रिस के दोस्त उसको ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। दरअसल वो वहाँ पर डांसर थी और वो क्रिस के सामने डांस करने लगती है, लेकिन तभी क्रिस देखता है कि वो तो उसके साथ स्कूल में ही पढ़ती थी, जिसका नाम डेनी था। फिर जब डेनी वहाँ की लाइट ऑन करती है, तो वो देखती है कि उसके सामने क्रिस ही बैठा हुआ था। वो उसको देखकर बहुत शर्मिंदा होती है और वहाँ से चली जाती है। फिर क्रिस भी वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर वो अपने एक दोस्त के पास आता है। वो वहाँ पर एक गेम खेल रहा था। तभी उसकी नजर गेम्स खेलने वाली डाइस पर पड़ती है। वह देखता है कि उस टेबल का आदमी वहाँ पर चीटिंग करके डाइस को बदल रहा था। यह देखकर क्रिस उसको समझाने लगा कि क्या तुम्हारा बॉस जानता है कि तुम यह सब कर रहे हो, लेकिन वो आदमी कहता है कि मैंने क्या किया है। इसलिए क्रिस उसको दिखाने के लिए अपने सारे पैसे नंबर 7 पर लगा देता है और बाकी सबको भी उसी नंबर पर पैसे लगाने के लिए कहता है। और वो जैसे ही डाइस को फेंकता है तो उस पर नंबर 7 ही आता है। दरअसल उस डाइस को इस तरह डिजाइन किया गया था कि उसको किसी भी तरह फेंकने पर नंबर 7 ही आएगा। उनकी ट्रिक बाहर आते ही एक सिक्योरिटी गार्ड क्रिस को पीछे से पकड़ लेता है, लेकिन क्रिस किसी तरह उससे छूट जाता है और उस सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश कर देता है। इतने में ही वहाँ पर और भी सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं, लेकिन क्रिस उन सबको धूल चढ़ा देता है। लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड पीछे से आकर उसको इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। फिर जब वो क्रिस की आंखें खुलती है, तब उसके सामने बूथ खड़ा हुआ था। वह क्रिस के गले में एक मेडल देखता है जो उसको स्पेशल फोर्स में मिला था। वो उसको निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी क्रिस उसका गला पकड़ लेता है। बूथ के आदमी किसी तरह उसको छुड़ाते हैं, लेकिन बूथ क्रिस की इस हरकत की वजह से काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपना चाकू लेकर क्रिस के पेट पर कट लगाने लगता है। इसके बाद वो उसको मरा वो समझकर एक रोड पर फेंक आते हैं, लेकिन किस्मत से वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा था। उस ट्रक का ड्राइवर क्रिस को
हॉस्पिटल ले जाता है और इस बात का पता उसकी फैमिली को भी लग जाता है और पता लगते ही क्रिस की पूरी फैमिली वहाँ पर आ जाती है। डॉक्टर का कहना था कि उसकी हालत बहुत ही खराब है, लेकिन वक्त के साथ वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा और इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और घर में बैठे बैठे उसकी और पीठ की भी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे क्रिस की हालत भी ठीक होने लगती है और कुछ ही दिनों में वो अपनी एक्सरसाइज भी शुरू कर देता है। एक दिन जब वो अपना काम कर रहा था तब वहाँ पर हेमल्टन आता है और उससे उस रात के लिए माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने उस शूटिंग करने वाले आदमी को भी निकाल दिया है और बोथ और बाकी सबको भी उसने लास्ट वार्निंग दी है। फिर वो क्रिस के पास जाकर उसको सिक्योरिटी हेड बनने की ऑफर करता है, लेकिन क्रिस उसको साफ साफ मना कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी हेमल्टन क्रिस को कुछ पैसे देता है, लेकिन क्रिस उन पैसों को भी वापस कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ FIR कर रहा हूँ। यह सुनने के बाद हेमल्टन भी वहाँ से चला जाता है। फिर क्रिस FIR फाइल करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है, लेकिन स्टैन FIR लिखने के लिए मना कर देता है और कहता है कि तुम उस कसिनो से दूर ही रहना, क्योंकि स्टैन भी हेमल्टन का ही आदमी था। और फिर वो क्रिस को वहाँ से जाने के लिए कहता है। क्रिस को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो अपने आप पर कंट्रोल करता है और वहाँ से अपने घर पर चला जाता है। घर पर उससे मिलने के लिए डैनी आती है। वो वहाँ पर क्रिस को उसका जैकेट लौटाने के लिए आई थी। फिर वो दोनों बहुत देर तक बातें करते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब वो दोनों स्कूल में थे तब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। फिर डैनी वहाँ से चली जाती है और जब क्रिस घर पर जाता है तो उसे पता चलता है कि पीट को कुछ हो गया है। इसीलिए क्रिस अपनी गाड़ी लेकर उस जगह पर पहुँच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि पीट ने ड्रग्स लिया था। यह सुनता ही क्रिस पीट के दोस्तों के पास जाता है और उनसे पूछता है कि तुम्हें यह ड्रग्स किसने दिया। तब पीट के दोस्त उसको बताते हैं कि हमको यह ड्रग्स कसिनो के सिक्योरिटी गार्ड ने दिया है। इस बात का पता लगते ही क्रिस बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी गाड़ी को लेकर कसिनो पर पहुंच जाता है। वो अपनी गाड़ी में से एक लकड़ी का डंडा निकालता है और कसिनो के अंदर जाकर तोड़फोड़ करने लगता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं, लेकिन अब क्रिस के ऊपर खून सवार था, इसलिए वो एक एक करके उन सभी गार्ड्स को मारने लगता है और किसी का तो हाथ भी तोड़ देता है। तभी उसके सामने बुत भी आ जाता है। उसको देखकर तो क्रिस और भी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने क्रिस का मेडल ले लिया था। वो उसको मार मार कर बेहोश कर देता है और अपना मेडल वापस ले लेता है। वहाँ से जाते समय वह ऊपर एक कांच को देखता है। वो अपना डंडा फेंक कर उस कांच को तोड़ देता है और हम देखते हैं कि हेमल्टन उसके पीछे ही खड़ा था और यह सब देख रहा था। यह सब देखकर वो क्रिस से कहता है कि अब तुम मेरी दुश्मनी भी देखना। फिर क्रिस बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अब स्टैन और पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। अगले दिन उसको कोर्ट में लाया जाता है, जहाँ पर सभी गार्ड उसके खिलाफ गवाही दे रहे थे और कहते हैं कि हम वहाँ पर हमारा काम ही कर रहे थे, लेकिन इसने आते ही कैसीनो में तोड़फोड़ शुरू कर दी और हम सबको भी बहुत मारा और किसी का तो हाथ भी तोड़ दिया। और वो सब लोग झूठ भी बोल रहे थे, लेकिन क्रिस के वकील ने उनसे कोई सवाल नहीं किया और वो बार बार हेमल्टन की तरफ ही देख रहा था। यह देखकर क्रिस समझ जाता है कि यह भी हेमल्टन के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो जज से कहता है कि मैं अपना केस खुद ही लड़ना चाहता हूँ और कोर्ट भी उसको केस लड़ने की इजाजत दे देती है। फिर वो वहाँ पर बैठी हुई जूरी से कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैंने वही किया जो शहर की पुलिस को करना चाहिए, लेकिन पुलिस अपना काम छोड़कर कसिनो के साथ मिल गई है और सबको पता है कि यह लोग कसिनो के आड़ में ड्रग्स का धंधा कर रही है और इसका असर हमारे बच्चों पर भी पड़ने लगा है और अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो उन सब का भी वही होगा जो अभी मेरे साथ हुआ है। इतना कहते ही वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगता है और अपनी हालत दिखाता है। उसके पेट पर लगे हुए घाव देखकर वो सभी लोग शौक हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि अगर मैं आज यहाँ से बाइज्जत बरी हो गया तो मैं शरीफ का इलेक्शन लड़ूंगा और इस शहर को पहले की जैसे बनाने की कोशिश करूंगा। उसकी बात सुनकर जूरी उसको निर्दोष घोषित करती है। फिर वह शरीफ का इलेक्शन लड़ता है और वो उस इलेक्शन को भी जीत जाता है। शरीफ बनते ही उसने पहले ही दिन सभी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें स्टैन और बाकी सब भी थे। फिर वो अपनी टीम बनाने के लिए निकल पड़ता है और सबसे पहले वो रे के पास जाता है और उसको पुलिस का बैच देकर पुलिस में भर्ती कर लेता है, लेकिन रे उसे कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद करूंगा। तभी क्रिस ने कहा कि तुम्हें मुझे ड्रग्स बेचने वाले सभी लोगों को पकड़वाने में मेरी मदद करनी है। फिर रे पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो दोनों मिलकर छोटे मोटे ड्रग्स डीलरों का नामो निशान मिटा देते हैं। फिर वो लोग भूत के पास पहुंच जाते हैं और उसको पकड़कर उसकी तलाशी लेने लगते हैं। तभी उनको उसके पैर में से एक ड्रग्स का पैकेट मिलता है, इसलिए वो लोग उसको जेल में डाल देते हैं। फिर क्रिस रे को एक गन देकर अपने घर पर भेज देता है, क्योंकि हेमल्टन अब कुछ भी कर सकता था और वो खुद
स्टेशन में ही रुक जाता है। कुछ देर बाद डैनी वहाँ पर क्रिस के लिए खाना लेकर आती है और उसने अब कैसीनो जाना भी छोड़ दिया था। फिर वो दोनों कुछ लम्हे एक साथ गुजारते हैं। सुबह होता है हैमिल्टन को क्रिस के कारनामे के बारे में पता चल जाता है। फिर वो स्टैन को फोन लगाता है और कहता है कि उसे मार दो। तभी स्टेशन के बाहर खड़ी हुई क्रिस की गाड़ी में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। इसलिए क्रिस बाहर जाकर देखता है। बाहर स्टैन और उसके लोग पुलिस स्टेशन पर फायरिंग कर रही थी। इसलिए उसने सबसे पहले नीचे का फर्श तोड़कर डैनी को सेव किया। तब तक बुध को भी पता चल गया था कि वो लोग उसको बचाने के लिए नहीं बल्कि क्रिस को मारने के लिए आए हैं। इसलिए वो क्रिस को बताता है कि हैमिल्टन का सभी माल उस बंद पड़ी हुई मिल में है। फिर क्रिस उस जेल का दरवाजा भी खोल देता है और जब बुध वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तभी उसको भी एक गोली लग जाती है और वो भी वहाँ पर मर जाता है। फिर क्रिस भी डैनी के पास नीचे चला जाता है और बड़ी चालाकी से स्टैन के 2 आदमियों को मार देता है। फिर वो चालाकी से स्टैन को भी स्टेशन के अंदर बुलवाता है और वो जैसे ही अंदर आता है तो वो नीचे से गन निकालकर उसको भी मार देता है। क्रिस के घर में भी कुछ गुंडे घुस चुके थे, लेकिन रे और क्रिस के डैड मिलकर उन गुंडों को मार देते हैं। वही क्रिस गाड़ी लेकर मिल पहुंच जाता है। जब वो मिल के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ड्रग्स बनाने के सभी केमिकल्स रखे हुए थे। वो वहाँ पर हैमिल्टन को भी देखता है। दरअसल हैमिल्टन ने क्रिस को फंसाने के लिए वहाँ पर जाल बिछा के रखा था और क्रिस भी उस जाल में फंस जाता है। जाल में फंसते ही हैमिल्टन एक डंडा लेकर उसको मारने लगता है, लेकिन क्रिस उसका डंडा पकड़कर उसको भी नीचे गिरा देता है। लेकिन इसी दौरान क्रिस के पैर की हड्डी टूट जाती है। इसलिए वो चुपके से जंगल में भाग जाता है ताकि वो अपनी हड्डी को ठीक कर सके। और जब वो अपनी हड्डी को ठीक कर रहा था तब तक हैमिल्टन ने भी उसको ढूंढ लिया था और वो एक कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला कर रहा था। लेकिन क्रिस एक डंडे की मदद से उसको रोक लेता है और वो उस डंडे को लेकर दोनों घुटनों को भी तोड़ देता है और इसके बाद वो उसको गिरफ्तार कर लेता है। फिर क्रिस ने कैसीनो को बंद करवाकर उस मिल को भी खुलवा दिया और इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।